नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 26 हमारा जो फर्स्ट पेपर है सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, उसका यूनिट 26 कवर कर रहे हैं। यूनिट 26 में क्या दिया हुआ है? ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, यानी कि बैंकें क्रेडिट को किस तरह से मैनेज करती हैं, इस पर ओवरव्यू हम देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्रेडिट के पीछे बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम क्रेडिट करते समय ध्यान रखते हैं, किस किस तरह के बोरोवर से डील करते हैं, किस किस तरह के टाइप ऑफ क्रेडिट देते हैं, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड। इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट के दूसरे कंपोनेंट क्या हैं और आरबीआई की गाइडलाइन इस बारे में क्या कहती हैं, ये सब इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं। ओके, अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है, आफ्टर रीडिंग द चैप्टर यू विल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट की क्या इंपॉर्टेंस है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस किस तरह के क्रेडिट देते हैं, किस किस तरह के बोरोवर से डील करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग हम यूज करते हैं, और आरबीआई किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है क्रेडिट मैनेजमेंट को। बैंक का जो क्रेडिट मैनेजमेंट है उसको आरबीआई किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, ये सब हम इस यूनिट में, ये यूनिट पढ़ने के बाद सीख पाएंगे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्रेडिट का इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, आप जानते हैं क्रेडिट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। देश की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए क्रेडिट यानी लोन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब समझिए कैसे बड़ा रोल है। समझिए कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, टू अंडरटेक ए प्रोजेक्ट लार्जर देन वॉट ही कुड हैव अंडरटेकन विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है, फंड्स नहीं है, तो कहाँ से पैसा आएगा? बैंकों के थ्रू ही पैसा आएगा। तो कोई भी इंडस्ट्रीज को प्रोडक्शन बढ़ाना है या सर्विसेज को एक्सेलरेट करना है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? क्रेडिट के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात तो किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट लगाना है, रिजल्ट इन एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। किसी भी इंडस्ट्री को प्रोडक्शन और सर्विसेज को एक्सेलरेट करना यानी बढ़ाना है तो भी फंड्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात क्या है, माना कोई इंडिविजुअल है, समझिए मैं ही हूँ, मुझे कोई एसेट परचेज करनी है, माना मुझे घर खरीदना है, मुझे हाउस चाहिए, तो हाउस के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और मैं चाहता हूँ कि ये जो मकान का मैं लोन ले रहा हूँ, ये फ्यूचर में जो मुझे इनकम होगी उससे मैं ईएमआई के थ्रू इसको पे कर दूँ। तो ऐसे केस में भी बैंक से ही पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। चौथी बात, जब लोन मिलेगा बंदे को, इंडिविजुअल को या फर्म को, तो खर्चा भी बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो इससे डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसलिए हायर ग्रोथ अगर चाहिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है इसमें, क्रेडिट आल्सो एनेबल्स ए कंज्यूमर टू स्पेंड मोर देन वॉट ही वुड हैव अदरवाइज स्पेंड। जितना वो खर्च कर सकता था उससे ज़्यादा खर्च करेगा अगर उसको उधारी मिलेगी यानी लोन मिलेगा। द इंक्रीज डिमांड ड्राइव द प्रोड्यूसर टू स्टेप अप द प्रोडक्शन, दस एडिक्वेट एंड चीप एबिलिटी ऑफ क्रेडिट प्रोपेल्स द इकोनॉमी टू हायर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। यानी कि जब लोन मिलेगा तो खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, तो इकोनॉमी में हायर ग्रोथ आएगी। तो क्रेडिट की ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। अगर किसी भी इकोनॉमी को आपको आगे बढ़ाना है तो क्रेडिट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परंतु हमको ये भी ध्यान देना होगा कि क्रेडिट इतना नहीं हो जाए कि एक्सेस क्रेडिट की वजह से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाए। तो उसके लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ने टूल्स बना रखे हैं, जैसे बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इस पर आरबीआई कंट्रोल रखती है। ठीक है, तो एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं हो, बैंकें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे दें लोगों को, नॉन प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए पैसा नहीं दे दें, स्पेकुलेशन के लिए पैसा नहीं दे दें। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका। जब ज़्यादा फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी तो खर्चा ज़्यादा करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए आरबीआई ने टूल बना दिए, कौन से? सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट। इससे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता रहता है। आरबीआई का पर्पज़ क्या है? देखो, इकोनॉमी की ग्रोथ भी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहिए, और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे।
आरबीआई इन दोनों का बैलेंस बना के चलती है। तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहना चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बनी रहे, तो दोनों में बैलेंस बना रहे, इसलिए आरबीआई का इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, अब देखते हैं, हम बैकग्राउंड देखते हैं। जो क्रेडिट हिंदुस्तान में शुरू हुआ उसका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट तो पहले भी होती थी, परंतु पहले ये रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता था। आप देख रहे हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स हैव ट्रेडिशनली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मीटिंग द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया। पहले क्या होता था, बनिए महाजन या साहूकार जिनको कहते हैं, रूरल एरिया में या जो देश से कटे हुए एरिया थे, यूँ कह सकते हैं आप, जो रूरल एरिया है उसमें जो ज़रूरत होती थी लोन की या क्रेडिट की, जितनी भी ज़रूरत होती थी वो पूरा करते थे बनिए महाजन या जमींदार जिनको कह लें। अब इससे क्या हुआ, जो गांव में जो लोग रहते थे, स्मॉल फार्मर हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, या पुअर लोग जो इंटीरियर में रहते हैं, उन पे इंडेटनेस हो गई, यानी कि उन पे कर्जा चढ़ गया साहूकारों का, और साहूकारों ने क्या किया, उसके बदले में उनकी ज़मीनों को हथिया लिया। ठीक है ना। द प्रॉब्लम वाज एग्रीगेटेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ लिटरेसी एंड फाइनेंशियल इलिटरेसी एंड फाइनेंशियल। देखिए, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं थे, जो गांव में लोग रहते हैं वो कम पढ़े लिखे थे, दूसरा फाइनेंस के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी। उनको जैसे बहकाया जमींदारों ने, उस तरह से उनको बहका के और उनकी ज़मीनें ले ली। जब उन पर कर्जा ज़्यादा हो गया तो उनकी ज़मीनें हथिया ली। ये इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, और नेशनलाइजेशन होने के बाद में पूरी पिक्चर चेंज हो गई। जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर ग्रो हुआ, इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश की गई। हालांकि शुरू में बैंकों पे भी पॉलिटिकल प्रेशर काफ़ी रहा। ज़्यादातर जो फंड्स ले जाते थे वो पॉलिटिकल पार्टियां या उनके थ्रू पैसा डिसबर्स होता था। आप देखिए, कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, कोऑपरेटिव बैंकों पे आज भी पॉलिटिकल पार्टियों का कब्जा है। हालांकि अभी इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में कर दिया गया और धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टियों के हाथ से इसकी कमान खींची जा रही है। तो पहले क्या होता था, नेशनलाइजेशन से पहले ज़्यादातर जो फ़ायदा होता था वो, देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग सेक्टर द प्रॉब्लम हैज़ बीन टैकल्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट इवन दो द बैंकिंग सेक्टर credit has sometimes been misused by the misused as a means of achieving political ends। तो political ends को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इनका मिसयूज किया जाता था। फिर 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन के बाद में ये तस्वीर बदल गई। जो ज़्यादातर क्रेडिट फ्लो बिजनेस हाउसेस को होता था वो धीरे धीरे आने लग गया नीचे के सेक्टर में। नीचे के सेक्टर में मतलब, अब देखिए, कंट्रोल आ गया यहाँ पे आरबीआई के हाथ में। यहाँ कंट्रोल आया आरबीआई के हाथ में। आरबीआई के हाथ में जैसे ही कंट्रोल आया तो आरबीआई ने क्या किया, जो नेग्लेक्टेड सेक्टर थे, नेग्लेक्टेड सेक्टर में क्रेडिट फ्लो बढ़ा दिया। यहीं से प्रायोरिटी सेक्टर का इजाद हुआ। जो प्रायोरिटी सेक्टर का कंसेप्ट आया, ये नेशनलाइजेशन के बाद में आया, आरबीआई के कंट्रोल में आने के बाद में आया। प्रायोरिटी सेक्टर में आप जानते हैं एग्रीकल्चर है हमारा, ठीक है, एमएसएमई है, फिर आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट है, अभी नए नए इसमें एरिए ऐड किए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, इस तरह के। तो इन सेक्टर्स को, जिनको पैसा नहीं मिलता था, जो दबे हुए सेक्टर थे, जिनको क्रेडिट फ्लो था ही नहीं बिल्कुल, उनको पैसा मिलना शुरू हो गया। अब किसान धीरे धीरे समृद्ध होने लग गया। देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर में 40% बैंकों को देना ही होता है इस सेक्टर में, तो किसानों को पैसा, आज देखिए केसीसी बैंकें खुद जाती हैं बोरोवर के पास में। जितने भी गांव में बोरोवर हैं वो सबके पास में आपको केसीसी मिलेगा। ट्रैक्टर लोन चाहिए, आप बैंक के पास में आ जाइए। आपको कोई और इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, आपको घर बनाना है, सब देंगे। तो ये सारा प्रायोरिटी सेक्टर में, जो रूरल एरिया में हम फंडिंग करते हैं, वो सब प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाती है। दोनों को फ़ायदा होता है। एक तो बैंक को फ़ायदा होता है, उसका टारगेट अचीव हो रहा है, दूसरा इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा किसान या हमारा उद्योग धंधे, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं, अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे तो कंट्री की डिपेंडेंसी हमेशा चाइना या दूसरे कंट्रीज पर बनी रहेगी। तो इसलिए जो क्रेडिट फ्लो है, आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर को बढ़ा दिया, और प्रायोरिटी सेक्टर में भी ईयर ऑन ईयर इस पर ग्रो किया गया। ऐसा नहीं पहले 32% था, फिर इसको 40% कर दिया गया, उसमें भी अलग अलग सेक्टर जोड़ दिए गए, बहुत सारे क्लॉजेज लाए गए। तो आरबीआई ने ये कोशिश की कि जो नेग्लेक्टेड सेक्टर थे उनको भी पैसा इसमें मिलता रहे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी नेशनलाइजेशन तक की। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट की। प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिट में क्या है, देखिए, जब भी बैंक कोई भी बोरोवर को पैसा देती है
तो बेसिकली वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है। वो प्रिंसिपल डिपेंड करते हैं कि लोन की पॉलिसीज क्या हैं, बैंक की लोन पॉलिसी क्या हैं, इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट के दूसरे एस्पेक्ट हैं, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए बैंक ने कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, कुछ अपने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही बैंक पैसा देती है। जब जैसे सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारा है वो है सेफ्टी ऑफ फंड का। सेफ्टी ऑफ फंड क्या कहती है? सेफ्टी ऑफ फंड का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा बैंक दे रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। सेफ कैसे होगा? यानी कि आप बोरोवर को ठीक से उसका अप्रेजल करेंगे, बोरोवर के बारे में पूरी जानकारी करेंगे, उसके बाद ही पैसा देंगे, सिक्योरिटी वगैरह की पोजीशन देखेंगे, लॉफुल एक्टिविटी के लिए पैसा दे रहे हैं, यानी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, डिपॉजिटर जो हैं उनका पैसा हम टाइम से लौटा पाएंगे। ठीक है, डिपॉजिटर्स का पैसा बैंक टाइम से लौटा पाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर सेफ्टी नहीं होगी फंड्स की, पैसा डूब जाएगा तो बैंकों को पैसा मिलेगा नहीं, वापस बैंक के लॉस में जाएंगे और डिपॉजिटर का पैसा डूबेगा, जैसा कोऑपरेटिव बैंक्स में आप देख रहे हैं। दूसरा है हमारा पर्पज। पर्पज का मतलब क्या है? जब भी हम कोई फाइनेंस करेंगे तो हमारा पर्पस डिफाइंड होना चाहिए। जो भी एक्टिविटी को हम फाइनेंस कर रहे हैं वो लॉफुल होनी चाहिए, वो बाइबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए आपने पैसा दे दिया। अनलॉफुल भी डिफाइन किया हुआ है। पॉलिसी जब बनाती है बैंक तो उसमें कौन से हमारे सेक्टर ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं देना है, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनको पैसा कम देना है। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर भी होते हैं, लेस प्रायोरिटी वाले सेक्टर भी होते हैं। जैसे प्रायोरिटी है वैसे लेस प्रायोरिटी सेक्टर भी है कि इनको पैसा तो दे सकते हैं पर कम पैसा देना है। और कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं दे सकते, जैसे पॉलीथीन मैन्युफैक्चरिंग है, उसको उसमें पर्टिकुलर माइक्रोन तक इसको बैन किया हुआ हिंदुस्तान में स्टेट वाइज, तो उन सेक्टर्स को आप पैसा नहीं दे सकते। तो हमको पर्पज भी देखना होता है कि पर्पज लॉफुल होना चाहिए, प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए, और जो जिस भी एक्टिविटी को पैसा दे रहे हैं वो वायबल होनी चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल जिस पे बैंकें काम करती हैं वो है प्रॉफिटेबिलिटी का। हालांकि नेशनलाइज बैंकों का पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, परंतु कोई भी सेक्टर तब तक कंटिन्यू नहीं कर सकता जब तक वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना भी बैंक का पर्पज होता है कि जो भी पैसा हम दे रहे हैं उससे सफिशिएंट प्रॉफिट आए, ताकि जितने भी कर्मचारी, आप और हमारी सैलरी कहाँ से आएगी? जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी, और सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर तो इंस्टीट्यूशन ही चलना बंद हो जाएगा। तो इतना प्रॉफिट तो बैंकें जनरेट करें कि ये सेक्टर मजबूत हो सके, और मजबूत होगा तो फिर क्या होगा कि सेक्टर साल दर साल इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा और लोगों की भी सेवा करेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी का तीसरा सिद्धांत है बैंक जिस पे काम करते हैं। चौथा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? देखिए, बैंकों को एक ALM बनाना पड़ता है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का पर्पज क्या है? बैंकों के पास जितनी भी लायबिलिटी हैं उसके हिसाब से वो एसेट क्रिएट करें, उनका बास्केट बनाते हैं, किस पीरियड में कौन सी एसेट मैच्योर होगी, किस पीरियड में किस लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो लिक्विडिटी मिसमैच नहीं हो, इसके लिए अलग से बैंकें डिपार्टमेंट बनाती हैं, ताकि ALM डिपार्टमेंट ये तय कर सके कि हमें कितना पेमेंट करना है, किस पीरियड में, और कितना पैसा हमारा बोरोवर से आएगा। तो ये लिक्विडिटी के प्रिंसिपल पे भी बैंकें काम करती हैं। पांचवा प्रिंसिपल है हमारा सिक्योरिटी का प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैंकें कोशिश करती हैं कि जितना भी पैसा दें वो सिक्योर्ड होना चाहिए। सिक्योर्ड होने से क्या होगा, माना बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो इस जो सिक्योरिटी उसने दी है उस सिक्योरिटी को सेल करके उससे लोन को रिकवर किया जा सकता है। दूसरा, बोरोवर के ऊपर प्रेशर भी होता है कि मेरी सिक्योरिटी है बैंक में, इसलिए मैं डिफॉल्ट नहीं करूँ। आप देखते हैं जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं उनमें डिफॉल्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अनसिक्योर्ड लोन पे हमेशा ज़्यादा लेता है, क्योंकि यहाँ डिफॉल्ट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और अगला प्रिंसिपल है हमारा रिस्क स्प्रेड। रिस्क स्प्रेड का मतलब क्या है? बैंकें जितना भी लेंडिंग करती हैं, रिस्क तो है ही लेंडिंग करने में, तो इस रिस्क को स्प्रेड करते हुए लेंडिंग करते हैं। जैसे इंडिविजुअल को या ग्रुप्स को कितना पैसा देना है, ये बैंक की पॉलिसी में तय होता है, RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से, या पर्टिकुलर सेक्टर को कितना पैसा देना है। ऐसा नहीं कि हमने स्टील सेक्टर में ही सारा पैसा दे दिया। अभी चाइना से कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और स्टील सेक्टर में मंदी आ गई समझिए, तो बैंक पूरा डूब जाएगा। इसलिए हम पर्टिकुलर सेक्टर को पूरा पैसा नहीं देते हैं। यहाँ पे एक्सपोजर लिमिट बैंक ने बनाई हुई है, उसको भी ध्यान में रखते हुए बैंक पैसा देती है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे बैंक काम करती है कि क्रेडिट का जो फ्लो है, इकोनॉमी की भी गति बनी रहे और बैंक को भी नुकसान ना हो, उस सबको मैच करते हुए बैंक कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है जिन पे हमने अभी चर्चा की है। अब हम बात करेंगे बोरोवर्स के बारे में। देखिए, बैंकें जब डील करती हैं बोरोवर्स के साथ में तो अलग अलग तरह के बोरोवर्स से डील करना होता है। जैसे इंडिविजुअल बोरोवर है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होती हैं। आप देख रहे हैं
सोल प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से बोरोवर होते हैं जिनसे हम डील करते हैं? पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में आप देखेंगे, पार्टनरशिप फर्म हो या जॉइंट वेंचर हो, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में आती है। ऐसे HUF को भी हम कई बार फाइनेंस करते हैं, तो HUF कवर होती है किसमें? हिंदू कस्टमरी लॉ में कवर होती है। कंपनी अगर कोई है तो कंपनीज एक्ट 2013 में कवर होती है। अगर कोई LLP है तो LLP एक्ट 2008 में कवर होती है। ठीक है, कोई स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन है तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन बाय द एक्ट दैट क्रिएटेड देम, जिस एक्ट में वो कॉरपोरेशन बना है उससे कवर होती हैं। ऐसे ही ट्रस्ट हैं, अगर हम ट्रस्ट को लोन कर रहे हैं तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, या पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, या रिलीजियस या चैरिटेबल ट्रस्ट है तो उस एक्ट में कवर होगा, वक्फ एक्ट है तो उसमें कवर होगा अगर मुस्लिम है तो। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में कवर होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के बोरोवर हमारे पास रहते हैं। इंडिविजुअल बोरोवर रहते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स फर्म में रहती हैं, पार्टनरशिप फर्म में रहती हैं, जॉइंट वेंचर्स को हम पैसा देते हैं, HUF रहती हैं, कंपनीज रहती हैं, LLP रहती हैं, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशंस रहते हैं। ठीक है, ट्रस्ट रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहती हैं जिनको बैंकों को पैसा देना पड़ता है। तो इतने तरह के कस्टमर से हम डील करते हैं। अब आते हैं हम टाइप ऑफ क्रेडिट पे। टाइप ऑफ क्रेडिट में देखिए, आप सभी जानते हैं 2 तरह के क्रेडिट बैंक देता है। एक है आपका फंड बेस्ड और दूसरा है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस का मतलब क्या है? फंड बेस का मतलब है जहां एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी होता है। माना किसी कस्टमर को आपने टर्म लोन दिया मशीन खरीदने के लिए। ठीक है, मशीन खरीदने के लिए टर्म लोन दिया, तो मशीन जितने की है, माना उसने 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी, तो 20 लाख रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा उस कस्टमर को। ठीक है, थोड़ा मार्जिन कस्टमर से लेंगे 20-25%, 75% पैसा तो बैंक को देना पड़ेगा। तो ये फंड बेस में फंड का ट्रांसफ़र होता है, जैसे CC लिमिट है, OD लिमिट है, या टर्म लोन दिया, या बिल डिस्काउंट किया, बिल परचेज किया, या प्री शिपमेंट क्रेडिट दिया। यहाँ पे हर केस में फंड का फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा फंड का। तो ये तो हो गई आपकी फंड बेस्ड फैसिलिटी। और दूसरी आपकी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी। नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में क्या होता है? देखिए, नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी में क्या होता है, यहाँ पे फंड्स का फ्लो जो है आपका इमीडिएट नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ मनी बट द कमिटमेंट बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। आप जानते हैं ना, BG में, LC में बिल को एक्सेप्ट किया या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, तो ये कमिटमेंट है बैंक का। अगर सामने वाला इसको क्लेम करेगा, बेनिफिशियरी इसको क्लेम करेगा, तो उसी दिन ये नॉन फंड बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 2 तरह के क्रेडिट बैंकें करती हैं, फंड बेस और नॉन फंड बेस। आप देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। माना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में आपने एक BG इशू की, अभी ये डिपार्टमेंट ने इसको इन्वोक कर लिया नहीं, इसका पेमेंट मांग लिया, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है, अगर ड्यू डेट से पहले इसको इन्वोक किया गया है तो बैंक को बिना किसी इफ एंड बट के, बिना कोई क्वेश्चन किए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसके फेवर में बैंक गारंटी इशू की है उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। बाद में ये पैसा बैंक जिसके बिहाफ पे ये बैंक गारंटी इशू की है उससे रिकवर करेगा। परंतु इमीडिएट तो क्या हुआ, ये नॉन फंड बेस हमने कमिटमेंट किया था और अब ये फंड बेस में कन्वर्ट हो गया। तो नॉन फंड बेस भी बैंक में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 2 ही तरह के फाइनेंस बैंक करती है टाइप ऑफ क्रेडिट में, फंड बेस या नॉन फंड बेस। नॉन फंड बेस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी फंड बेस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। फंड बेस्ड क्रेडिट, द फंड बेस्ड क्रेडिट कैन बी फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द पीरियड। देखिए, जब हम फाइनेंस करते हैं तो 3 तरह के फाइनेंस होते हैं, या तो शॉर्ट टर्म का होगा, या मीडियम टर्म का होगा, या लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म कहेंगे जिसमें मैच्योरिटी 3 साल तक है, 3 साल से ज़्यादा है और 7 साल तक है तो मीडियम टर्म का लोन कहलाएगा, और 7 साल से अगर ज़्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म का लोन कहलाएगा, जैसे प्रोजेक्ट लोन में होता है। माना आपने एक रोड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोन किया, तो हो सकता है उसका रीपेमेंट पीरियड 20 साल का हो, तो ये लॉन्ग टर्म के लोन्स कहलाते हैं। तो 3 तरह के लोन करती है बैंक, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, इसके बाद आते हैं हम पर्पज पे। जो क्रेडिट बैंक देती है उसमें क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन पर्पज भी है। पर्पज में क्या है कि हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को लोन दे रहे हैं, क्रॉप लोन दे रहे हैं, किस तरह का लोन दे रहे हैं, तो उसका भी बैंक अलग अलग क्लासिफिकेशन करती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन बैंक सेगमेंट वाइज भी करती है। सेगमेंट वाइज क्लासिफिकेशन कैसे करती है कि किस तरह के बोरोवर को हम लोन दे रहे हैं, वेदर इट इज ए कॉर्पोरेट बोरोवर, वेदर इट इज ए रिटेल बोरोवर, वेदर इट इज ए एग्रीकल्चर बोरोवर, वेदर इट इज ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से भी बैंक लोन करती है। अब इसमें देखिए, रिटेल बोरोवर की डेफिनेशन दी हुई है बासल 3 के हिसाब से।
रिटेल बोरोवर उस बोरोवर को बोलेंगे जिसका मैक्सिमम टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का है, मैक्सिमम एक्सपोजर बैंक से 5 करोड़ रुपए का है और मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर उसका ओवरऑल पोर्टफोलियो का, रिटेल पोर्टफोलियो का 0.20% है। तो ऐसा बोरोवर आपका क्या कहलाएगा? रिटेल बोरोवर कहलाएगा एज पर बासल 3 नॉर्म्स, और अदर देन दिस होगा तो वो कॉर्पोरेट बोरोवर कहलाएगा। तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि रिटेल बोरोवर कौन होता है और कॉर्पोरेट बोरोवर कौन होता है। तो ये बात कर ली हमने क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए इसमें आगे दिया हुआ है आपको कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, देखिए बैंक अपना क्रेडिट कैसे मैनेज करता है इसके बारे में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। हर बैंक अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाता है। जो भी लोन देगा बैंक वो उस क्रेडिट पॉलिसी के अंतर्गत होंगे, यानी क्रेडिट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए लोन देगा। अब जब बैंक क्रेडिट पॉलिसी बनाता है तो कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। जैसे पहला फैक्टर है हमारा मार्केट की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, बैंक समय समय पर इस क्रेडिट पॉलिसी को रिव्यू भी करता रहता है। हर साल क्रेडिट पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंजेज करता रहता है। तो मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, पहली बात। दूसरा, कंपटीटर जितनी भी हैं मार्केट में उनकी पॉलिसीज क्या हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी पॉलिसी बनाता है। इसके बाद बैंक अपना सोट एनालिसिस करता है। सोट जानते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। बैंक की क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपिटल बेस स्ट्रांग है, बैंक का कैपिटल बेस कमजोर है, वीकनेस क्या है बैंक की, किस एरिया में लोन देना है किस में नहीं देना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट है, इसका भी एनालिसिस करता है। और चौथी बात है आरबीआई की गाइडलाइंस। बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखता है जब अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनाता है, क्योंकि आरबीआई से ऊपर तो आप नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही बैंक को चलना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए बैंक क्या करता है, इसके बेसिस पर बैंक एक्सपोजर लिमिट तय करता है कि सिंगल बोरोवर को मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हैं, ग्रुप को कितना पैसा। हालांकि ये आरबीआई ने पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है, परंतु इसके अंदर भी हमको पॉलिसी बनानी होती है। माना आरबीआई कहता है कि ग्रुप को आप 40% तक दे सकते हो, बैंक कहती है नहीं हम इतना एक्सपोजर नहीं देंगे, हम 30% तक जाएंगे, तो ओके। पर बैंक अगर सोचे कि मैं 45% या 46% चला जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से भी बैंक क्या करता है, सिंगल बोरोवर को कितना लोन देना है वो एक्सपोजर लिमिट तय करता है। इसके बाद बैंक सेक्टर्स वाइज एक्सपोजर लिमिट भी तय करता है कि रियल एस्टेट में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल मार्केट में कितना जाएगा, स्टील को कितना जाएगा, सीमेंट को, सॉफ्टवेयर को। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन देखते हुए, मार्केट कंडीशन देखते हुए बैंक तय करता है विद इन आरबीआई फ्रेमवर्क। आरबीआई ने जो गाइडलाइन दे रखी है उसका ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी ये पॉलिसी बनाता है, लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक। ठीक है, तो इंडिविजुअल सेक्टर लिमिट हो गई। इसके बाद में बैंक अपने जो फील्ड फंक्शनरी हैं, जैसे स्केल 1 ऑफिसर है, स्केल 2 ऑफिसर है, स्केल 3 ऑफिसर है, चीफ मैनेजर है स्केल 4, एजीएम है स्केल 5, ठीक है, डीजीएम है स्केल 6, इनको अलग अलग डिस्क्रिशनरी पावर देता है। ठीक है, पहले पॉलिसी बना ली बैंक ने, पॉलिसी में ध्यान रखा मार्केट कंडीशन क्या है, कंपटीटर क्या कर रहे हैं, सोट एनालिसिस की, आरबीआई गाइडलाइंस को ध्यान में रखा, उसके बेसिस पर सिंगल बोरोवर कितना देना है, ग्रुप बोरोवर को कितना देना है, फिर सेक्टर वाइज कितना एक्सपोजर देना है, ये सब डिसाइड करने के बाद में कौन सा लो प्रायोरिटी सेक्टर है, कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर है, कौन सा रेस्ट्रिक्टेड सेक्टर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए बाद में अपना जो फील्ड फंक्शनरी है हर एक लेवल पर वो पावर्स तय करता है कि किस लेवल का ऑफिसर कितना लोन दे सकता है। ठीक है, कितनी एडॉक दे सकता है, कितना लोन दे सकता है, ये सारी पॉलिसी बैंक अपनी लोन पॉलिसी के अंतर्गत बनाता है। अब लोन पॉलिसी बन गई बात बैंक की। अब बात करते हैं हम अप्रेजल की। ये सेकेंड स्टेज है। किसी भी प्रपोजल को देने से पहले उसका बैंक अप्रेजल करता है। बिफोर द लेंडर एग्रीज टू गिव हिज मनी टू द बोरोवर एज पर हिज प्रपोजल ए फ्यू क्वेश्चंस अराइज इन द माइंड, नॉर्मली दीज क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। देखिए, कोई भी लोन देने से पहले बैंकर के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या मेरा पैसा टाइम से वापस करेगा या नहीं, बोरोवर पे भरोसा किया जा सकता है, इस तरह का ये अप्रेजल है बैंक का, जो किसी भी बोरोवर को पैसा देने से पहले बैंक करता है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या दिमाग में आते हैं। क्या कस्टमर ट्रस्टवर्दी है, जिसको हम पैसा देने का सोच रहे हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है क्या, नंबर 1। दूसरा, व्हाट इज ही गोइंग टू डू विद माई मनी, जो पैसा ये बैंक से लेगा उसका ये करेगा क्या, प्रोजेक्ट जो एक्टिविटी वो लगा रहा है, वेयर ही इज गोइंग टू पुट द मनी, क्या वो वायबल है। ये बैंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट देखना बहुत जरूरी होता है। नॉन वायबल प्रोजेक्ट के लिए, अनलॉफुल प्रोजेक्ट के लिए बैंक पैसा नहीं दे सकता। यहाँ कितनी रिस्क इन्वॉल्व है ये भी बैंकर को तय करना होता है। ठीक है,
कितना पैसा उसको देना है, उसने जो पैसा मांगा है क्या पूरा पैसा दे दें। कस्टमर ने कहा मुझे 2 करोड़ रुपया चाहिए। अब बैंक अपना असेसमेंट करेगा, अपना अप्रेजल करेगा और बैंक को लगता है नहीं इसको 1.25 करोड़ से ज़्यादा नहीं दे सकते, तो बैंक अपना डिसीजन लेगा, उसको बता देगा भैया हम 1.25 करोड़ से ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगे। इफ़ यू आर एग्रीड विद दैट वी कैन गो अहेड, अदरवाइज यू कैन सीक अदर ऑप्शंस। ठीक है, तो जितना पैसा मांगा है क्या उतना पैसा उसको दे सकते हैं। उसके बाद में टर्म्स एंड कंडीशन बैंक देखता है कि रीपेमेंट कैसे करेगा। ईएमआई में मंथली रीपेमेंट कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, हाफ ईयरली कर सकता है, ईयरली करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कितना लेना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बहुत सारे फैक्टर बैंक ध्यान में रखता है। कैसे, सिक्योरिटी कितनी है, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, सिक्योर्ड लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेंगे, कंजम्पशन के लिए लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेंगे, अगर बिजनेस के लिए लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखता है। उसके बेसिस पे बैंक अपनी टर्म्स कंडीशंस बनाता है जिसे कोवेनेंट बोलते हैं। ओके, व्हाट कोवेनेंट शुड बी प्रेस्क्राइब्ड टू हैव इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी इन विच मनी इज इन्वेस्टेड। तो उसके बेसिस पे बैंक को क्या टर्म्स कंडीशन बनानी है वो भी बैंक तय करता है प्रोजेक्ट के बेसिस पे। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ताकि उसकी मॉनिटरिंग कर सके, जो भी पैसा हमने दिया है उसकी मॉनिटरिंग करना बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कस्टमर कब डिफॉल्ट कर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, 6 नंबर कहते हैं शुड आई टेक एनी कोलेटरल सिक्योरिटी और पर्सनल गारंटी। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्या हमको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी लेनी चाहिए लोन में या नहीं लेनी चाहिए, ये भी बैंकर डिसाइड करता है। पर्सनल गारंटी से ही काम चल जाएगा क्या, या थर्ड पार्टी गारंटी लेनी है, ये सारी चीज़ें। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो क्या CGTMSE कवर से काम चल जाएगा, TMSE, या NCGTC जो गारंटी है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, इसकी गारंटी है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बैंकर को डिसाइड करने होते हैं जब वो कोई भी प्रपोजल का अप्रेजल कर रहा होता है, कोई भी लोन का अप्रेजल कर रहा होता है। व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी टेकन टू एनफोर्स माय क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अब देखिए, अब सवाल आता है डॉक्यूमेंटेशन का। इतना तय करने के बाद अब आ गया बैंक डॉक्यूमेंटेशन पे और चार्ज क्रिएशन पे। डॉक्यूमेंटेशन बैंक का इस तरह से होना चाहिए कि कल को माना ये बोरोवर डिफॉल्ट करता है और हमको सिविल सूट करना पड़े इसके अगेंस्ट में, तो क्या कोर्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और चार्ज क्रिएशन, जो भी सिक्योरिटी हम ले रहे हैं उस पर हमको चार्ज क्रिएट करना है, आइदर इट इज हाइपोथिकेशन, प्लेज और मॉर्टगेज, जिस तरह की सिक्योरिटी है उस तरह का चार्ज हमको इस पर लगाना है, सिक्योरिटी पे चार्ज लगाना है। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ बैंक काम करती है, जैसे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, CIC जिनको कहते हैं, जिनको सिविल, क्रिफ और ये जो कंपनियां हमारी, उनसे भी उसकी जानकारी बैंक जुटाता है कि इसने कहाँ कहाँ से पैसा ले रखा है, उनका रीपेमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी से लेता है। इसके अलावा बैंक रेटिंग करता है बोरोवर की, और वो रेटिंग के बेसिस पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि इसको किस रेट पे पैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिट अप्रेजल में यही सब चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं हमारी। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द आंसर ऑफ द एबव क्वेश्चन इन द क्रेडिट अप्रेजल, द कंप्लेक्सिटी ऑफ द appraisal will depend on the various factors like amount involved, duration, purpose of loan, category of borrower, risk involved, security available, RBI guideline। कौन सा प्रपोजल कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा आप कितना पैसा दे रहे हैं। अब देखिए, 10 लाख का माना आपने एक लोन दिया है, एक टर्म लोन दिया है, और एक 10 करोड़ का लोन दिया है, तो दोनों का जो अप्रेजल है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। 10 लाख वाले का अप्रेजल आप थोड़ा बहुत ज़्यादा उसमें देखेंगे नहीं कि ठीक है छोटा अमाउंट इन्वॉल्व है, सिक्योरिटी भी मिल रही है। 10 करोड़ वाले में हो सकता है आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही हो, अमाउंट बड़ा इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे RBI की गाइडलाइन क्या कहती है, कितनी रिस्क है, बोरोवर कैसा है, कितने पीरियड के लिए लोन दे रहा है, तो हर एक जो प्रपोजल है उसका अप्रेजल अलग अलग तरह से होगा, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, नॉर्मली डिपेंड ऑन सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिकनेस ऑफ ईच केस। देखिए, बैकग्राउंड देखते हैं हम कस्टमर का, क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, मैंने अभी CIC के बारे में बात की आपसे, मार्केट रिपोर्ट लेते हैं उसकी बोरोवर की कि मार्केट में उसकी रेपुटेशन कैसी है। इसके अलावा उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी हम चेक करते हैं। उसका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं किससे, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी के थ्रू, कि इसने जो पहले पैसा लिया है, जिन भी लेंडर से पैसा लिया है, उसको टाइम से रिपेमेंट किया है या नहीं। फिर टेक्निकल और इकोनॉमिक फीजिबिलिटी देखते हैं कि टेक्निकली जो प्रोजेक्ट है उसका वाइबल है या नहीं, इकोनॉमिकली वाइबल है या नहीं, प्रॉफिट कमा के देगा या नहीं।
ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी क्या अवेलेबल है और सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, वेदर सिक्योरिटी इज रियलाइजेबल और नॉट। कई बार ऐसा होता है ना, आपने एक प्रॉपर्टी ले ली और प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है, अब जब आप केस करने गए, इस पे सिविल सूट में गए या आपने सरफेस ही लगाया, तो आप इस प्रॉपर्टी को सेल ही नहीं कर सकते। तो ऐसी प्रॉपर्टी अनरियलाइजेबल सिक्योरिटी है, ऐसी सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं होता। तो बैंकर को ये सारे एस्पेक्ट इसमें ध्यान में रखने होते हैं। ये बात हो गई हमारी अप्रेजल की। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने किसकी बात की आपसे, लोन की पॉलिसी के बारे में। दूसरी बात हमने ये क्रेडिट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात की हमने अप्रेजल के बारे में। अब तीसरी बात करेंगे हम डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी का मतलब क्या है? डिलीवरी का मतलब ये है कि जो भी आप लोन दे रहे हैं उसमें एक तो डॉक्यूमेंटेशन आपका और एक क्रिएशन ऑफ चार्जेज, ये दो बातें मैं आपसे पहले ही कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि सिविल सूट के केस में या सरफेसी के केस में आपको किसी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा, जो भी सिक्योरिटी ले रहे हैं उस पर चार्ज आपका प्रॉपरली क्रिएटेड होना चाहिए। जैसे सरसाई में हमको चार्ज नोट कराना होता है, माना एक ही प्रॉपर्टी पर दो लोगों ने लोन ले लिया, तो जिस बैंक ने पहले सरसाई में चार्ज क्रिएट कराया उसकी प्रायोरिटी बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लोन की डिलीवरी के समय ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेथड ऑफ डिलीवरी क्या है, क्या हम उसको टर्म लोन दे रहे हैं, वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, किस तरह का उसको लोन दे रहे हैं, फंड बेस है, नॉन फंड बेस है, ये भी हमको क्रेडिट डिलीवरी में ध्यान रखना होता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे हम फोर्थ पॉइंट पे, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। देखिए कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में क्या होता है, आगे चलते हैं हम। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में देखेंगे, दिस इज नेसेसरी नॉट ओनली टू एंश्योर एंड यूज ऑफ द बैंक्स फंड बट आल्सो टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इट। सिर्फ हमको एंड यूज ही एंश्योर नहीं करना है, हमको सेफ्टी भी एंश्योर करनी है। देखिए मैंने एक हाउसिंग लोन दिया 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब एंड यूज में कैसे करेंगे, हम उसको पैसा देंगे टुकड़ों में। माना मैंने पहले उसको 10 लाख रुपए रिलीज किया, मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए ही रिलीज किया। 5 लाख रिलीज करने के बाद में बैंकर को इंस्पेक्शन करना होता है कि ये पैसा उसका यूटिलाइज हुआ है या नहीं। उसके बाद में अगली जो उसको 5 लाख रुपए रिलीज करेंगे, ये एंड यूज इंश्योर करना है। जिस पर्पज के लिए दिया है पैसा, उस पर्पज में काम आना चाहिए। माना उसने पैसा जो लैंड खरीदी थी उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन दिया मैंने, उसने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं, ये 5 लाख यहाँ से लिया और इसको डाल दिया बिजनेस में। तो वेदर इट इज एंड यूज ऑफ फंड, आरबीआई भी अभी इस पर काफ़ी सख्त हो गई है। आप देख रहे होंगे करंट अकाउंट किसी की सीसीओडी लिमिट है तो आप करंट अकाउंट उसका ओपन नहीं कर सकते। आरबीआई ने क्लियर गाइडलाइन दी है, क्योंकि यहाँ एंड यूज इंश्योर नहीं होता। बंदे ने समझिए सीसी लिमिट ले रखी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से और ये करंट अकाउंट ओपन कर लेता है कहाँ पे जाके, आप समझिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ से पैसा उठाया और जमा कर दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में, तो एंड यूज उसका इंश्योर नहीं हुआ। तो बैंकर को कंट्रोल के लिए एंड यूज इंश्योर करना होता है और फंड्स की सेफ्टी भी देखनी होती है, ठीक है। इसके अलावा एन एफिशिएंट मॉनिटरिंग इज इन इंटरेस्ट ऑफ द बोरोअर एज वेल एज द बैंक कैन प्रोवाइड टाइमली हेल्प इन केस ऑफ अनफोर्सिंग। कोई माना जो बोरोवर है उसके साथ में फैक्ट्री में कोई परेशानी हो गई या उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, उसको और फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब आप कंट्रोल करते रहेंगे, टाइम से कंट्रोल करते रहेंगे, टाइम से मॉनिटरिंग करते रहेंगे, तो आपको ये एस्पेक्ट पता रहेगा। तो बैंकर क्या कर सकता है, माना उसकी रिक्वायरमेंट है कुछ, तो उसको समय से पैसा दे सकता है। तो उससे क्या होगा कि फिर वो उसका बिजनेस रोलिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम से ध्यान नहीं दिया हमने तो लोन की रिकवरी आपकी मुश्किल हो जाएगी, बैंक का फंड्स जो है हमेशा के लिए फंस जाएगा, फिर बैंक के लिए रिकवरी मेजर्स में जाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं एंड यूज ऑफ फंड्स की। यहाँ जो मैंने बात की है इंश्योर एंड यूज ऑफ फंड्स, इस एंड यूज ऑफ फंड्स पे हम बात करते हैं। देखो एंड यूज ऑफ फंड्स कैसे करते हैं। एंड यूज शुड बी इंश्योर्ड ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा होता है, जैसे मैंने अभी आपसे हाउसिंग लोन की बात की, हाउसिंग लोन में इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन होता है। एक दिन में तो मकान तैयार नहीं होगा, धीरे धीरे तैयार होगा, तो उसी तरह से आपको पैसा देना है। लोन सिक्योरिटी शुड बी क्रिएटेड एंड शुड बी इंटैक्ट। जो सिक्योरिटी आपने ली है उन पर सिक्योरिटी पर चार्ज क्रिएट करना है और वो सिक्योरिटी रहनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ स्क्रूटनी ऑफ पीरियडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप उसकी प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते रहेंगे। हम उससे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, सीएमए सभी मांगते हैं ना। रेगुलर विजिट करनी है आपको, इंस्पेक्शन करना है सिक्योरिटीज़ का कि जिन सिक्योरिटीज़ में हमने पैसा लगाया है, बैंक का पैसा लगाया, वो सिक्योरिटीज़ इंटैक्ट हैं या नहीं है। इसके अलावा
जब बैंकर विजिट के लिए जाता है तो उसको बुक्स को भी स्क्रूटिनी करना है, क्रेडिटर कितने हैं, डेटर कितने हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कैश में माल बेच रहा है, बिल्स ही उसके जनरेट नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें बैंकर को ध्यान रखनी है। जहाँ पे 5 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोजर है वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से स्टॉक ऑडिट भी बैंक को कराना होता है। इसके अलावा डाइवर्शन ऑफ फंड किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, आरबीआई इसको लेकर काफ़ी सख्त है। अभी जैसे मैंने चर्चा की आपसे, करंट अकाउंट रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, अगर कोई भी फर्म वर्किंग कैपिटल लिमिट एंजॉय कर रही है तो उसको करंट अकाउंट कोई भी दूसरी बैंक ओपन नहीं कर सकती, इवन वो बैंक भी ओपन नहीं कर सकती। तो ये एंड यूज इंश्योर करने के लिए आपको ध्यान में रखनी है बातें, ठीक है। अब आते हैं रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी। रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी का मतलब क्या है? माना किसी भी तरह की परेशानी आती है यूनिट को या बैंक को, तो तुरंत करेक्टिव एक्शन प्लान बनाकर उसके सॉल्यूशन पर बैंकर को काम करना होता है। जैसे आप देखते होंगे ना, हम बहुत सारे केसेस में रीफेजमेंट करते हैं, रीस्ट्रक्चर करते हैं, लोन को रीशेड्यूल कर देते हैं, तो ये रिहेबिलिटेशन और रिकवरी का हिस्सा है। ओके, इसके बाद आता है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट में क्या है? क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सूटेबल पॉलिसीज बैंक को बनानी होती हैं। Credit risk is a major risk faced by the bank and it is very important that suitable policies are put in place to identify, measure and control this risk within एक्सेप्टेबल लिमिट। बैंक को क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने के लिए सूटेबल पॉलिसीज बनानी होती हैं और ये पॉलिसीज बनाते हैं हम आरबीआई की गाइडलाइंस के अंतर्गत। और इसके बाद आता है रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब क्या है? जब लिक्विडिटी की पोजीशन टाइट होती है तो बैंक नाबार्ड से, सिडबी से या आरबीआई से रीफाइनेंस ले सकती हैं। परंतु रीफाइनेंस का मतलब ये नहीं होता है कि रिस्क आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दी। रिस्क हमेशा बैंकर की ही बनी रहेगी, चाहे आपने रिफाइनेंस ले लिया है, परंतु इस केस में भी रिस्क जो है बैंकर की ही बनी रहेगी। ओके, तो ये बात हो गई हमारी रीफाइनेंस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। हाँ, रोल ऑफ आरबीआई गाइडलाइन एंड बैंक्स क्रेडिट मैनेजमेंट। जैसे हमने पहले बात की थी एक्सपोजर नॉर्म्स के बारे में। एक्सपोजर नॉर्म्स के लिए बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करता है, यानी आरबीआई एक्सपोजर नॉर्म्स तय करता है, उसी सीलिंग के अंतर्गत बैंक को अपना एक्सपोजर नॉर्म बनाना है, उसको एक्सीड बैंक नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये एक्सपोजर लिमिट है मैक्सिमम। जैसे आप देखिए, माना इंडिविजुअल का केस है, जनरल सीलिंग कितना है? 15% और ग्रुप सीलिंग है 40% ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड से मतलब यहाँ टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 टीयर 2 बासल नॉर्म्स के हिसाब से। तो कैपिटल का 15% से ज़्यादा इंडिविजुअल को लोन नहीं दे सकते और ग्रुप है तो 40% से ज़्यादा नहीं दे सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है तो 20% इंडिविजुअल में जा सकते हैं और ग्रुप में 50% जा सकते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी है तो 25% इंडिविजुअल में, यहाँ ये नॉट एप्लीकेबल है, ग्रुप एक्सपोजर यहाँ होता ही नहीं है। 5% की बोर्ड को पावर है, एडिशनल 5%। तो 15 वाले में 15 + 5 कर सकते हैं, 20 हो सकती है। 40 वाले में 45 हो सकती है, 20 वाले में 25 हो जाएगी और 50 वाले में 55 हो जाएगी। ये बोर्ड को पावर है, बोर्ड के अलावा इसमें नहीं जा सकते। ठीक है, एनबीएफसी को अगर लोन दे रहे हैं तो 10% मैक्सिमम, किसका? T1 T2 प्लस T2 का। और इंफ्रा को लोन दे रहे हैं एनबीएफसी में तो 15%। एनबीएफसी में अगर एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो 15% जनरल केस में, और इंफ्रा के केस में 20%। यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है, ग्रुप एक्सपोजर यहाँ नहीं होता है। तो इस तरह से क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स बैंक ने बनाए हुए हैं। अब इसमें कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी हैं, उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में क्या है? एग्जिस्टिंग और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड टू वीक और सिक इंडस्ट्रियल यूनिट। कोई ऐसी यूनिट है जिसका लोन खराब हो रहा है, सिक हो गई है, वीक हो गई है, तो उसको एडिशनल अगर लोन देना है तो वो एक्सपोजर लिमिट को आप क्रॉस कर सकते हैं। पहली बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी गारंटीड लोन है तो लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। फूड क्रेडिट यानी जो फूड प्रोक्योरमेंट एजेंसीज होती हैं, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनको आप लिमिट के एक्सीड कर सकते हैं। बैंक के ओन डिपॉजिट के अगेंस्ट में एक्सपोजर एज्यूम्ड ऑफ नाबार्ड, यानी नाबार्ड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आप लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं। बिल नेगोशिएटेड अंडर एलसी ऑफ अदर बैंक आर आल्सो एग्जेम्प्टेड इफ द नेगोशिएशन इज अंडर रिजर्व। तो इस केस में भी आप इस लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं, परंतु ये लिमिट जो बनाई थी वो 31/3/2019 तक बैंकों को फॉलो करनी थी। 1/4/2019 से लार्ज एक्सपोजर का एक अलग से फ्रेमवर्क आरबीआई ने लागू किया है। अब इस पे बात करते हैं, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्या है। ये तो मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसको। कैपिटल फंड का मतलब है यहाँ टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल। अब देखिए, लार्ज एक्सपोजर में आरबीआई ने थोड़ी और होशियारी कर दी है। होशियारी क्या कर दी है?
देखिए, इट इज एप्लीकेबल एट इंडिविजुअल बैंक, सोलो एंड ग्रुप लेवल, कंसोलिडेटेड ग्रुप क्राइटेरिया इज कॉमन कंट्रोल दैट इज वन एंटिटी होल्डिंग मोर देन 50%। यह ग्रुप का मतलब क्या है, जो एंटिटी 50% या उससे ज़्यादा होल्ड करती है वो ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। 50% से ज़्यादा नहीं जाना है। लार्ज एक्सपोजर मीन्स टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सपोजर टू काउंटर पार्टीज एंड ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज विच इज 10% और मोर ऑफ बैंक्स टोटल एलिजिबल कैपिटल बेस। देखो यहाँ टीयर 1 कर दिया है, वहाँ पे T1 प्लस T2 था, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल का था। अभी आरबीआई ने लार्ज एक्सपोजर में मैक्सिमम 10%। देखिए, लार्ज एक्सपोजर मींस टोटल ऑफ ऑल टाइप ऑफ एक्सपोजर टू काउंटर पार्टीज एंड ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टीज विच इज 10% और मोर ऑफ बैंक्स एलिजिबल कैपिटल बेस टीयर 1 कैपिटल का। जो टीयर 1 प्लस टीयर 2 था उसको टीयर 1 कर दिया गया है। इसके अलावा बैंक्स टू रिपोर्ट ऑल लार्ज एक्सपोजर एंड आल्सो 20 लार्ज एक्सपोजर टू आरबीआई। 20 बड़े एक्सपोजर्स को आरबीआई को इन्फॉर्म करना है। एडिशनल 5% बोर्ड के अप्रूवल से अलाउ है, यहाँ भी है। एनी ब्रीच इन लार्ज एक्सपोजर टू बी रिपोर्टेड टू आरबीआई इमीडिएटली एंड टू बी करेक्टेड विद इन 30 डेज। कोई भी एक्सपोजर, अब देखिए एक्सपोजर कितना है ये देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। सिंगल ग्रुप को 20% लार्ज में और ग्रुप को 25%, और ये टीयर 1 कैपिटल का है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे टीयर 1 कैपिटल है और टीयर 1 कैपिटल को कोर इक्विटी टीयर 1 CET1 बोलते हैं, CET1 या AT1, ठीक है। तो उसका 20% सिंगल बोरोवर को और 25% ग्रुप ऑफ बोरोवर्स को दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है जो इस वीडियो में हमने कवर की है। अब देखिए, अगर आप शुरू से चलेंगे तो हमने वीडियो में क्या क्या कवर किया है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमने क्या क्या कवर किया, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट हमने देखा, हिस्ट्री देखी, बैकग्राउंड देखा इसका, कौन कौन से टाइप के क्रेडिट देते हैं, टाइप ऑफ बोरोवर के बारे में समझा, लेंडिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं और आरबीआई किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है बैंक की क्रेडिट मैनेजमेंट पॉलिसी को। ये सारी जो डिस्कशन है वो हमने इस वीडियो लेक्चर में की है। ओके, अब जो इसका बचा हुआ पोर्शन है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। Okay friends, thank you very much for watching this video.